नमस्ते। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक ऐसा जाल बुना जा रहा है जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। हैरत की बात यही है कि भारत के खिलाफ साजिश में वही देश सबसे बड़े मोहरे हैं जो भारत की मदद के बिना एक दिन भी नहीं टिक सकते हैं, लेकिन वे डंके की चोट पर भारत को चुनौती दे रहे हैं। पिछले साल तक मालदीव भारत विरोधी देशों में काफ़ी आगे पहुंच गया था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उसने बड़ी आसानी से रंग बदलकर भारत से पुनः मदद लेना शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश भारत विरोध का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। हमेशा भारत के टुकड़ों पर पला, लेकिन आकड़ ऐसी की मानो दक्षिण एशिया की बहुत बड़ी ताकत हो। इन मुस्लिम देशों की खासियत रही है कि जब इन्हें भारत के जले पर नमक छिड़कना होता है तो ये चीन, तुर्की और पाकिस्तान की तरफ भागते हैं। ऐसा इसलिए कि इन्हें पता है कि ये देश भारत के दुश्मन हैं और इससे भारत पर दबाव बनता है। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली से आधिकारिक न्योता भेजा गया, मगर वो नहीं आए। लेकिन इससे ठीक पहले रहमान चीन की यात्रा करके आ चुके हैं, जबकि बांग्लादेश को अच्छी तरह पता है कि उसके अस्तित्व के लिए चीन से कहीं ज़्यादा जरूरी भारत है, जिसकी सीमाएं बांग्लादेश को तीन तरफ से घेरती है और उसकी हर जरूरी चीज भारत से ही मिलती है। तो सवाल यही है कि अब वक्त आ गया है कि भारत ऐसे देशों का पक्का इलाज करे, या भारत हमेशा की तरह सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की सीटी बजाता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिक रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं, ऐसे आंकड़े जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले 8 मिनट में आपको समझ आएगा कि भारत के बैकडोर में क्या चल रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस छोटे से टापू की जिसकी औकात भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर भी नहीं है, यानी मालदीव। पिछले साल तक मालदीव के नेता इंडिया आउट का नारा लगाकर सत्ता में आए थे। उन्होंने भारत के सैनिकों को बाहर निकाला, चीनी आकाओं के सामने घुटने टेके और सोचा कि वे भारत को आंखें दिखा सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही भारतीयों ने मालदीव का बहिष्कार किया और लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया, मालदीव के पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी टूट गई। मालदीव की जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा सीधे पर्यटन से आता है। हर साल वहां जाने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का था। जब भारतीय पर्यटकों की संख्या में 40% से अधिक की भारी गिरावट आई तो मालदीव का खजाना खाली होने लगा। मालदीव पर विदेशी कर्ज उसकी कुल जीडीपी के 100% से भी ऊपर निकल चुका है, जिसमें से अकेले चीन का कर्ज ही $1.5 अरब से अधिक है। जब चीन ने मालदीव को और लोन देने से मना कर दिया और उसकी क्रेडिट रेटिंग जंग कैटेगरी में डाल दी गई तो मालदीव को समझ आ गया कि बीजिंग सिर्फ खून चूसना जानता है, बचाना नहीं। नतीजा क्या हुआ? मौजूद सरकार को झुकना पड़ा। अपनी अर्थव्यवस्था को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए वे फिर से नई दिल्ली के दरवाजे पर आ गए। भारत ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनके $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर कर दिया और आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, चीनी, प्याज, दाल के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत ने मदद तो की, लेकिन इस बार बिना किसी शोर शराबे के मालदीव की आर्थिक चाबी अपने हाथ में ले ली। आज मालदीव जानता है कि अगर उसने दोबारा आंख दिखाई तो भारत सिर्फ एक सप्लाई चेन रोककर पूरे देश में हाहाकार मचा सकता है। अब आते हैं आज के सबसे बड़े विलेन पर, यानी बांग्लादेश। साल 2024 के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। शेख हसीना के जाने के बाद सत्ता की चाबी जिन हाथों में आई है वे पूरी तरह भारत विरोधी भावनाओं से प्रेरित है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान का नई दिल्ली का न्योता ठुकराना और सीधे बीजिंग की यात्रा पर जाना कोई सामान्य कूटनीतिक घटना नहीं है। यह भारत के चेहरे पर एक सीधा तमाचा मारने की कोशिश है। बांग्लादेश आज उस डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी चला रहा है जिस पर वह खुद खड़ा है। वे चीन और तुर्की की तरफ भाग रहे हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। उन्हें लगता है कि चीनी पैसा और तुर्की के ड्रोन उन्हें भारत के प्रभाव से मुक्त कर देंगे, लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। बांग्लादेश अपनी जरूरत की 90% से अधिक आवश्यक चीजें जैसे प्याज, सूती धागा, दवाइयां और कच्चा माल भारत से आयात करता है।
इसके अलावा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग, जो उनकी अर्थव्यवस्था का 80% निर्यात संभालते हैं, उनके लिए भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत के अदानी पावर प्लांट और अन्य भारतीय ग्रिडों से जाता है। भारत वर्तमान में बांग्लादेश को लगभग 1100 मेगावाट से अधिक बिजली की आपूर्ति करता है। सोचिए, अगर भारत सिर्फ तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर 48 घंटे के लिए यह बिजली ग्रिड बंद कर दे तो बांग्लादेश के कारखाने ठप हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ढाका अंधेरे में डूब जाएगा। क्या तारिक रहमान इस सच को नजरअंदाज कर सकते हैं? आखिर ये देश इतनी अकड़ दिखाते क्यों हैं? क्योंकि इन्हें लगता है कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के जाल में फंसा रहेगा और कभी कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन शायद वे भूल रहे हैं कि नया भारत अब साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रहा है। बांग्लादेश का पूर्वोत्तर राज्यों के साथ व्यापार पूरी तरह भारत के पारगमन मार्गों पर निर्भर है। भारत चाहे तो सीमा पर कस्टम चेकिंग और सुरक्षा जांच के नियमों को इतना कड़ा कर सकता है कि बांग्लादेश जाने वाले ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लग जाए। सब्जियां और जरूरी सामान सीमाओं पर ही सड़ जाएंगे। हथियार नंबर 2, वाटर कूटनीति। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा होती है। तीस्ता नदी और गंगा नदी के पानी का समझौता बांग्लादेश के कृषि क्षेत्र के लिए जीवन दान है। यदि भारत शुष्क मौसम में पानी के रुख को थोड़ा भी नियंत्रित करे तो बांग्लादेश के विशाल खेत सूखे की चपेट में आ सकते हैं। यह एक ऐसा रणनीतिक लीवरेज है जिसके सामने किसी भी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हथियार नंबर 3, रेमिटेंस का झटका। लाखों बांग्लादेशी नागरिक वैध और अवैध रूप से भारत में काम करते हैं और हर साल करोड़ों रुपए बांग्लादेश भेजते हैं। यदि भारत अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करे और बैंकिंग चैनलों के जरिए होने वाले लेन देन पर कड़े नियम लगा दे तो बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि भारत को भी चीन की तरह डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। गरीब देशों को ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज दो और जब वे न चुका पाए तो उनकी जमीन हड़प लो। चीन ने यही किया। पाकिस्तान के गवादर को हड़पा, श्रीलंका के हम्बनटोटा को 99 साल के पट्टे पर ले लिया और अफ्रीका के कई देशों को गुलाम बना दिया। लेकिन भारत का तरीका इससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और अचूक है। इसे कहते हैं रणनीतिक निर्भरता का जाल। भारत इन देशों को बुनियादी ढांचा बनाने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, जो बहुत कम ब्याज पर होती है। लेकिन इसकी शर्त यह होती है कि उस प्रोजेक्ट के लिए 75% सामान और कंसल्टेंसी भारत से ही लेनी पड़ेगी। मोटे शब्दों में इसे गले की नस पर अंगूठा रखना कहते हैं। भारत को उनकी जमीन पर कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम नहीं होना है। भारत को बस उनकी अर्थव्यवस्था के उन महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेना है जिसके बिना वे सांस भी न ले सके। मालदीव को पानी और दवाओं के लिए, बांग्लादेश को बिजली और अनाज के लिए, और नेपाल भूटान को समुद्र तक पहुंच के लिए भारत पर निर्भर रहना ही होगा। जब आप किसी की बुनियादी जरूरतों को नियंत्रित करते हैं तो आपको सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एक खामोश नजर ही उनके कूटनीतिक गलियारों में भूकंप ला देती है। तो क्या भारत सच में वसुधैव कुटुंबकम की सीटी बजाना बंद कर रहा है? जवाब है नहीं। लेकिन इस नीति की परिभाषा बदल चुकी है। प्राचीन काल में भी कूटनीति के आचार्य चाणक्य ने कहा था, बिना शक्ति के शांति संभव नहीं है और अत्यधिक उदारता दुष्ट को बढ़ावा देती है। आज का भारत अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अब यह मदद शर्तों के साथ आती है। भारत की नई नीति बहुत स्पष्ट है। यदि आप हमारी सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करेंगे तो हम आपके विकास में भागीदार बनेंगे। लेकिन यदि आप हमारे दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई भी साजिश रचेंगे तो हमारे पास मौजूद आर्थिक और रणनीतिक हथियार आपकी संप्रभुता को हिलाकर रख देंगे। तारिक रहमान भले आज चीन की यात्रा कर ले या नई दिल्ली के न्योते को नजरअंदाज कर दे, लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता। चीन हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, जो सिर्फ फायदा देखना जानता है। जब बांग्लादेश में संकट आएगा तो चीनी सेना खाना और बिजली लेकर नहीं आएगी। तब उन्हें फिर से इसी भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। समय बदल चुका है। 1971 में भारत ने जिस बांग्लादेश को अपने सैनिकों का खून बहाकर आजाद कराया था, आज अगर वहां भारत विरोधी ताकतें सिर उठा रही है तो यह भारत की कमजोरी नहीं है,
बल्कि उन ताकतों की कूटनीतिक दूरदर्शिता है। मालदीव इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कुछ ही महीनों में भारत के सामने घुटने टेकने पड़े। अब बारी बांग्लादेश और उन अन्य देशों की है जो भारत की उदारता को उसकी मजबूरी समझते हैं। भारत को अब किसी को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक महाशक्ति का इस्तेमाल करके इन देशों को उनकी सही जगह दिखाने की जरूरत है। कूटनीति की मेज पर अब भावुकता के आंसू नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के ठोस फैसले चलते हैं और नया भारत इस खेल को बहुत अच्छी तरह खेलना सीख गया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए? क्या वसुधैव कुटुंबकम की नीति को छोड़कर अब जैसे को तैसा वाली नीति को पूरी तरह लागू कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।